नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज आशा उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन टॉपिक से आप सब रूबरू होंगे। आज आपको छोटी छोटी टॉपिक ज्योग्राफी की है तो बहुत बड़ी, लेकिन आपको कवर करना है एक ही टॉपिक में। तो आज हम सब बात करेंगे दो तीन महत्वपूर्ण बातों का, जिसमें चर्चा करेंगे भूकंप के विषय में, सुनामी के विषय में आपको, और ज्वालामुखी के विषय में, ठीक ना। तो आज भूकंप, सबसे पहले हम लोग भूकंप को देखेंगे। सामान्य से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में कौन कौन से पूछे जाते हैं, इनके विषय में हम सब चर्चा करेंगे। भूकंप के आने के क्या क्या कारण हैं, क्यों भूकंप आता है, तो ये सभी बातों पे हम सब विस्तृत तरीके से चर्चा परिचर्चा करेंगे। आधे घंटे की क्लास में आप सब जानते हैं कितनी बातें होंगी और कितने हम सब चीजों को कवर करेंगे। वही चीजें कवर करने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, या जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम कवर से। ठीक, तो चलिए शानदार तरीके से आइए हम सब जुड़ते हैं एक लाजवाब श्रृंखला के साथ, जिसमें आप अध्ययन करेंगे भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, भूकंप मापे यंत्र को क्या बोलते हैं, भूकंप कितने तरंगे होती हैं, PSL तरंगे जो भूकंप के कारण उत्पन्न होते हैं, इनके विषय में, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों को भी जानेंगे, सुनामी किसे कहते हैं, इन सब पर आज चर्चा परिचर्चा होगी। तो शानदार तरीके से श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। चलिए देखिए, ये हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित हैं, जिसमें हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है शानदार तरीके से। ये कोर्स आपको जो है कि मात्र और मात्र 999 रुपए में संस्था उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यूपी टेट का बैच आपको ये भी 999 रुपए में। टेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो आपको मुख्य रूप से ये उन अभ्यर्थियों के लिए है टेट जो कि आपको जो है BTC या B.Ed की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए हों, उनके लिए है, ठीक ना। तो शानदार तरीके से आपको B.Ed और BTC जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण कर लिए हैं और आगे प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य है। और जो टेट पास किए हुए अभ्यर्थी हैं, उन्हें सुपर टेट के एग्जाम को आगे देना पड़ेगा। ये परीक्षा की भर्ती का अंतिम कड़ी के रूप में आप इसे जानते हैं। तो शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ आप जुड़िए। सुपर टेट मात्र 1799 रुपए में हमारी संस्था सुपर टेट को उपलब्ध कराती है। इसके अलावा ROE की शानदार श्रृंखला, ये हिंदी की श्रृंखला है बेटा, ठीक ना। ये हिंदी है और नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। हिंदी ROE में 60 नंबर के आपको आते हैं, 60 अंक के मार्क्स के आपको हिंदी आते हैं। आप इसे जरूर से पढ़िए और आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी रहती है। SSC GD इसका शायद अब पेपर भी होने वाला है, लेकिन संस्था अभी भी आपको कोर्स उपलब्ध करा रही है। जो अभी भूले बिसरे हैं वो इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो मॉक टेस्ट शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रखिए। यही आप सबके लिए आपको जो है कि एक एडवाइस है, सुझाव है अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बातों को। ये रहा ज्वालामुखी, सुनामी और भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, ठीक ना। तो शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। इसके लिए ये देखिए, आइए भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्या है, इसके विषय में जब आप जो है पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने का कुछ मजा ही अलग है, ठीक ना। यहाँ आपको वही चीजें जो परीक्षा में आई हुई है, रटी रटाई बातें आपको देने का या परोसने का प्रयास एक साधारण तैयार किया जाता है, ठीक। देखिए, भूकंप आने के कारण को कहते किसको है भूकंप, तो पृथ्वी के अंदर जो बहिर्जात बल है और आपको अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के कारण पृथ्वी के अंदर अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये ऊर्जा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ऊपर की ओर आने का प्रयास करती है, तो उसी प्रयास के फलस्वरूप आपको भूकंप के झटके
महसूस किए जाते हैं। ये ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वेव्स के रूप में होती है, तरंगों के रूप में आपको निकलती है, ठीक ना। तो ये देखिए सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। यानी एक सामान्य सी चीजें आप एक डायग्राम के माध्यम से देखोगे तो ये हमारा अर्थ है, ठीक ना। अर्थ का जो आंतरिक भाग है ये इस तरीके से बनाइए। देखिए ये आपको जो है ये इस तरीके से उल्टे तरीके से, ठीक ना। ये पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी को विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया। उसकी संरचना के आधार पर जो ऊपर की भाग है इसे हम क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, ठीक ना। सियाल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है सीमा के नाम से आप सबने पढ़ा होगा, और तीसरा आपको निफे कहते हैं। तो ये जो नीचे का भाग है ये पूरा इसे कोर या क्रोड कहते हैं, कोर, ठीक ना। कोर के नाम से या हिंदी में क्रोड कहते हैं इसे। तो ये क्रोड या कोर जो है पूरी तरह से पृथ्वी का आंतरिक भाग मैग्मा के रूप में है, यानी एक तरल पदार्थ के रूप में है। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग की हीटिंग कैपेसिटी जो होती है यह कितना है? तो लगभग 64,600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। इसका आंतरिक तापमान है, आप समझ लीजिए पत्थर, बड़े बड़े पत्थर से बड़े बड़े पहाड़ चट्टान डाल लीजिए, गल जाए सब कुछ, ठीक ना। तो ये यानी सूर्य के जो नाभिक, बाह्य जो नाभिक है उससे ज्यादा आपको पृथ्वी का आंतरिक तापमान है, ठीक ना। तो ये बातें याद रखिए। इसी कारण अब जब कोई भी चीज नीचे जाएगा तो क्या करेगा? गर्म होगा। गर्म होगा तो जाहिर सी बात है गर्म होने की प्रक्रिया के बाद जलवाष्प के रूप में, धुआं के रूप में, आपको जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, आपको तरह तरह की चीजों के रूप में बाहर आने का प्रयास करेगा। जैसे आप मटके में कोई चीज रख दीजिए और उसको उबालिए तो क्या होगा? जब ज्यादा हीटिंग हुआ तो मटका क्या करता है? ऊपर ढक्कन अगर ढके रहिए तो ढक्कन क्या करता है? उठने का प्रयास करता है। वैसे ही ये बाकी की चीजें, इसका निर्माण जो है कि बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ है। तो ये बाहर उठने का प्रयास ये तरंगों के रूप में आपको जो है कि यहां देखिए ये तरंगों के रूप में बाहर उठने का प्रयास यहां करता है, ठीक ना। कुछ सीधे चली जाती हैं और जो इस केंद्र पर, अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा कि जो केंद्र पर आपको महसूस किया जाता है इसे ही अधिक केंद्र के रूप में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। वह स्थान जहां ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। जैसे यहां से आया, ये तरंगे उठी और ये तरंगे यहां पे आकर टकराई, ठीक ना। जब ये टकराई तो ये टकराने का जो ये केंद्र है इसे ही उद्गम, यहां से आई तो ये उद्गम केंद्र है। अब यहां से तरंगे वेव्स के रूप में आपको इधर उधर जाएंगी, ठीक ना। तो ये जो होगा ये आपको इसे अधिक केंद्र के रूप में हम सब जानेंगे। आइए डायग्राम के माध्यम से, यहां आपको डायग्राम मैंने लगाया है, देखिए है क्या? ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ठीक ना। अब यहां से तरह तरह की वेव्स उठ रहे हैं और ये वेव्स जो हैं अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन जिन वेव्स का आकार ऊपर झटके महसूस करते हैं वह आपको ये देखिए, इसे ही हम इपिक पॉइंट या अधिक केंद्र के रूप में जानते हैं। समझ में आया सभी को? ना समझ में आया? ना नहीं आया, क्योंकि बकैती हम अकेले किए हैं, आप तो साथ में किए नहीं है। तो आइए साथ में बकैती करते हैं थोड़ी देर, तब आपको समझ में। ये देखो यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक ना। ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ है ये पूरी तरह से आपको इसका आंतरिक भाग जो है पूरी तरह से मैग्मा के रूप में आपको है, ठीक। ये मैग्मा के रूप में है, यहां नीचे खूब हीटिंग है, ठीक ना। अब होगा क्या कि ये मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करेगा, बाहर निकलने का ये इस तरीके से प्रयास यहां से बार बार हमेशा करता रहता है। लेकिन इसी में बीच के भागों में कभी कभी ये देखेंगे तो ये पूरा भाग जो है ये एक मिनट ये, ठीक ना। तो ये जो वेव्स यहां से सीधे उठा और ये सीधे केंद्र पर गया, तो ये जो इपिक पॉइंट ये केंद्र, और यहीं से झटके जो महसूस किए जाएंगे जहां पे हम रिएक्टर पैमानों से नापने का प्रयास करते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं इपिक पॉइंट, इपिक
पॉइंट के रूप में यानी अधिक केंद्र के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिए, ये एकदम डायग्राम है, इसी में अभी आगे में मैं बताऊंगा PSL तरंगों के विषय में सबसे ज्यादा आपको शक्तिशाली तरंगे कौन है, यल तरंगे क्यों सबसे ज्यादा, लैटिट्यूड तरंगे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, तो इन सबके विषय में आइए हम सब देखते हैं। देखिए पृथ्वी की सतह पर भूकंप के समान तीव्रता वाले यानी समान बिंदु को मिलाने वाले जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने वाले को क्या कहते हैं, समभूकंप रेखी आपको जो है कि लाइन के नाम से जानते हैं। और भूकंप आने वाले वायुमंडल में भूकंप आने का कैसे पता चलेगा, तो ये आप देखते होंगे जब भी आपको सुनामी आना होता है, भूकंप आना होता है, तो लोग कहते हैं कि जो सिक्स सेंस यानी पशु पक्षियों को मानव से पहले पता चल जाता है। वो जानते हैं क्यों पता चलता है, जैसे कहते हैं कि भूकंप आने से पहले वहां से जीव जंतु अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह भाग चुके होते हैं। समुद्र में सुनामी आने से पहले समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां और जो जीव जंतु हैं वो स्थान को परिवर्तित करके आपको जो है अपने दूसरे स्थान पर जहां वो सुरक्षित रह सके चले जाया करते हैं। तो ये पता कैसे चलता है, तो यही रेडॉन गैस के कारण, कौन सी, रेडॉन नामक गैस के कारण ये उनको ये हम लोग सूंघ नहीं सकते, लेकिन जिसके पास, जिन जंतुओं के पास आपको सिक्स सेंस जिसका काम करता है वो रेडॉन गैस को आपको सूंघते हैं। ये एक अक्रिय गैस है जो पृथ्वी पर वैसे नॉर्मल तरीके से नहीं पाई जाती है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी, ठीक। चलिए देखिए, अब देखिए भूकंप के आपको तरंगे, ये भूकंप वेव्स जो हैं, अब इन्हें वैज्ञानिकों ने यानी भूगर्भवेताओं के द्वारा भूकंप को दो भागों में भूकंप के तरंगों को बांटा गया। वैसे हम सब तीन पढ़ेंगे, PS और L तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लैटिट्यूड तरंगों के विषय में हम सब बातें करेंगे। तो पहला यहां जो बांटा गया उसे हम भूगर्भीय तरंग के रूप में जानते हैं, और जो दूसरा बांटा गया इसे धरातलीय तरंग कहते हैं। तो भूगर्भीय तरंग के अंतर्गत P तरंगे और S तरंगों का अध्ययन करेंगे, और धरातलीय तरंगों के अंतर्गत L तरंगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहीं पे ये देखिए, ये पूरा पृथ्वी है और ये पृथ्वी का क्रोड है यानी भूक्रोड है। अब भूक्रोड चूंकि ये पूरी तरह से मैग्मा के रूप में है, गीले एकदम लिक्विड फॉर्म में है और इसका टेम्परेचर बहुत हार्ड है। ऐसी स्थिति में जब ये तरंगे यहां से उठती होंगी तो ये देखिए यहां पे जाकर आपको टकराती हैं, ठीक ना। फव्वारा गैस या किसी के रूप में, ज्यादातर गैस के रूप में ही निकलती हैं, ठीक। तो ये आपको जो है कि एक जैसे ज्वालामुखी वोल्केनो आपको जो है नाल, एक कैनाल के रूप में आपको निकलती हैं। तो ये जब निकली तो यहाँ पे केंद्र पर टकराई, और टकराने के बाद इनके वेव्स अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते हैं। जैसे एक सामान्य सा तरीका है, ये बोतल है, ठीक ना। ये बोतल को अगर हम केंद्र पे कहीं भी यहाँ केंद्र पे ऐसे किए, लेकिन इसके वेव्स कहां तक गए, यहाँ चारों दिशाओं में वेव्स जो हैं ये भागते हैं। कभी भी आप अंदाजा लगाइएगा, तो ये जो भागते हैं तो एक तरंगे यही देखिए, जब इसको आपको जो है कि ये सतह पे आया तो ये प्राइमरी तरंगे हुआ, जब ये आपको मिडिल से पहले ही यहाँ पे अगर टकराया तो ये सेकेंडरी तरंग हुआ, चूंकि ये पृथ्वी को तीन भागों में आपको बांटा गया है। और जब ये तरंगे आपको जो है कि आएंगे तो अलग अलग तरंगे, चूंकि एक अनुदैर्ध्य होता है, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अभी नीचे सारी बातों को आपको बताते हैं। देखिए P तरंगे जो है क्रोड पे धीमी गति से गुजरती हैं, यानी प्राइमरी तरंगे जो हैं ये आपको क्रोड से धीमी गति से, सेकेंडरी तरंग उससे थोड़ी तेज चलती है, और जो है लैटिट्यूड तरंगे ये सबसे अधिक तेज गति से आपको चलती हैं। तो आइए यहाँ पे हम सब तरंगों के विषय में देखते हैं। P तरंगे जिसे प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग के रूप में जानते हैं। भूकंप के समय सबसे पहले P तरंगों की उत्पत्ति होती है। लाइन में एकदम सिंपल सी लाइन है जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ आपको गमन करती यानी चारों तरफ जाती है। अब इसकी कैपेसिटी जो होगी कम होती है, इसी कारण ये कम नुकसानदेह होती है, ठीक ना। तो ये तरंगे आपको ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य
के रूप में चलती हैं, ठीक ना। अनुदैर्घ्य तरंगे, चूंकि ये अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, ध्वनि तरंगे माध्यम से जाती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो माध्यम से जाएगा तो एक दूसरे से टकरा कर जाएगा, टकरा के जाने के कारण ये क्या होंगी, अगर कोई भी चीजें हैं, यहां टकराया, यहां टकराया, यहां टकराया, अगर बार बार टकरा के जाएगी तो उसकी धीरे धीरे शक्ति क्या होगी, कम होती चली जाती है। अगर कोई सीधे वेग से जाए तो उसकी शक्ति अधिक होती है। तो लैटिट्यूड तरंगे जो होती हैं इसकी शक्तिशाली अधिक होती हैं इसके कारण, ठीक ना। तो ये देखिए, ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होकर गमन करती हैं, लेकिन इनका वेग जो होता है ठोस, तरल और गैस में क्रमशः कम होता जाता है। यानी ठोस में इनकी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जबकि गैस में कम होती हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिए, इनकी गति सबसे तेज और सबसे तीव्रता जो होती है सबसे कम होती है। गति तो तेज होती है लेकिन तीव्रता इनकी कम होती है, इस कारण ये कम हानिकारक होती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारी संस्था के द्वारा शानदार तरीके से आपको जो है कि हिंदी की किताब लिखी गई है, आप इसे जरूर से परचेज करिए। मात्र और मात्र 299 रुपए में अपनी हिंदी के साथ जुड़िए। इसके अलावा वीडियो की शानदार किताबें, इसको लिखने में बहुत अथक प्रयास किया हूं, ठीक ना। तो ये आप जरूर से परचेज करिए। वीडियो एक शानदार सुनहरा अवसर है जो पिछली बार चूक गए थे, फिर अब न हो कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक ना। तो मौका, एक चीज कहा गया ना कि दुर्भाग्य बार बार दरवाजा नॉक करता है लेकिन सौभाग्य ऐसा नहीं करता, इसलिए सौभाग्य को भजाइए और जीवन को उत्तम बनाइए, ठीक ना। तो ये आपको सुनहरा अवसर संस्था उपलब्ध कराती है। वीडियो की शानदार किताब को आप परचेज कर सकते हैं। ये पेट की शानदार कॉम्बो बुक है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, ठीक ना। ये आपको किताब है प्लस प्रैक्टिस सेट है, आप 350 रुपए में ले सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किताब है, ठीक। ये आरो की हिंदी की बुक है बेटा, हिंदी की आरो की हिंदी की शानदार बुक है, आप इसे परचेज करिए। हिंदी आरो में शानदार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि आप 50+ हैं तो आपके लिए आरो सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है। ये लेखपाल की कॉम्बो बुक है, इसमें 4 किताबें लेखपाल की मिल जाएंगी। तो ये सभी आपको होम डिलीवरी जो है फ्री में है। देखिए यस तरंगों के विषय में बात करते हैं। पी तरंगों के पश्चात जो है एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स के रूप में भी इन्हें जानते हैं, अथवा इन्हें गौड़ तरंग के रूप में भी कहते हैं। ये तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक ना। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। पी आपको इनकी गति पी से कम और यल तरंग से अधिक होती है, ठीक। इनकी तीव्रता पी से अधिक होती है और एल से कम होती है, यानी तीव्रता अधिक होने के कारण आपको जो है ए शक्तिशाली अधिक होती हैं, जबकि वेग जो है प्राइमरी तरंग से कम होता है। लेकिन आपको जो है कि आप देखेंगे तो तीव्रता इनकी प्राइमरी से अधिक होती है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं, ठीक ना। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में गमन करती हैं। नेक्स्ट आइए, इन्हें आपको जो है लव वेव्स के नाम से भी, चुके इसका आविष्कार एडवर्ड हॉफ लव के द्वारा इस तरंग का आविष्कार किया गया था, इसीलिए इसे यल तरंगे कहते हैं। या इसे आपको जो है कि एक और इसका नाम है बड़ा अच्छा, इसको लैटिट्यूड तरंग भी, लहरीय तरंग कुछ कहते हैं, ठीक ना, दिमाग से उतर गया है। इसे लव्स वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक, इसका नामकरण जो है एडवर्ड हॉफ लव के द्वारा किया गया, इसीलिए इसे लव्स वेव्स भी कहते हैं। इसकी गति पी और एस तरंगों से कम होती है, अतः यल तरंगे पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती हैं, यानी बाद में होती हैं, ठीक ना। इनकी तीव्रता जो है पी और एस तरंगों से अधिक होती है, इसी कारण ये सबसे अधिक विनाशकारी और भयावह भयंकर होती हैं, ठीक ना। और जहां आती हैं रिएक्टर पैमानों पर देखेंगे, जब आपको जो है कि 8 आपको जो है 8% से 8 रिएक्टर पर 8 पैमाने से अधिक तीव्रता की रहती हैं, तो यानी भयावह भूकंप ये विनाशकारी के रूप में हमको प्रदर्शित होती हैं। नेक्स्ट आगे बातें करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न भूकंप को ज्वालामुखीय भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के कई कारण होते हैं, ठीक ना। ये आपको नेचुरल कारण भी होते हैं और मानव के द्वारा भी
कारण होते हैं। नेचुरल कारण में क्या होगा, तो नेचुरल कारण में ये होगा कि नीचे का जो आपको मैग्मा है, मैग्मा आपको पिघलता है और पिघलने के कारण ये वाष्प के रूप में बाहर निकलने का प्रयास करता है, इसके कारण होता है। या जिन सतहों, जहां पे आपको धरातल की सतहें कमजोर पड़ती हैं वहां पे भूकंप आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। वहीं पे मानव या कृत्रिम तरीके से क्यों होता है, तो मानव जो है ये धरातल का जबरदस्त तरीके से दोहन कर रहा है, ठीक ना। जब ये दोहन कर रहा है, आप देखते होंगे हम बड़ा एकदम सज सवर के खूब सुंदर सुंदर सा घर बनाते हैं, ऐसा भवन की कोई दूसरे का राजमहल बनबे न करे, और उजाड़ के कहां से ले आते हैं, तो अरावली पर्वत को उखाड़ के और ले आके कुल संगमरमर अपने घर में लगा देते हैं। प्रकृति को रास नहीं आई, एक सेकंड के लिए ऐसे ऐसे डगमग डगमग डिग्गट डोले डिलाया और हमारा आपका स्वाहा, सत्यानाश, ठीक ना। तो इसीलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए। आप देखते होंगे जितना आकाश में तारे नहीं उतना हम लोग धरती में बोरिंग कर दिए हैं, तो इसका असर कहां जाएगा भैया। ये तो प्रकृति अपना बैलेंस चाहेगी। आजकल आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, एक आपको जो है कि जोशी मठ उत्तराखंड में हिल रहा है। अब हिलेगा नहीं, कहां से रहेगा, हिलेगा तो है ही है, काहे कि हम इतना छेद दिए हैं। अब वो बना था पहाड़ पर्वत, वहां हम सुंदर सुंदर घर बनाए हैं, आएगा हिलाएगा और हम सब फिर कहेंगे एक नई त्रासदी से मानव गुजरा, ठीक ना। चूंकि पृथ्वी धरातल को, प्रकृति को अपना बैलेंस करना है, और वो बैलेंस चाहे सुनामी के रूप में आए, चाहे वो भूकंप के रूप में आए, चाहे वह ज्वालामुखी के रूप में आए, चाहे वह आपको जो है टार्नेडो के रूप में आए, तो ये आएगा और एक सेकंड हिलाएगा, हम सब फिर त्राहिमाम त्राहिमाम मचाएंगे, ठीक ना। तो ये प्रकृति का काम है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये परिणाम भुगतने को मिलेगा। जैसे हम खूब लंबा लंबा मिसाइल बना रहे हैं, मिसाइल प्रयोग कहां कर रहे हैं, ले जाके समुंदर में मार दे रहे हैं, तो इससे तो समुद्री जीव जंतु भी मर रहे हैं। क्या समुंदर हिल नहीं रहा होगा, हिल रहा होगा, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में जिन स्थानों पे उसका प्रयोग किया जाता होगा वहां पे बड़ी ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं, लहरें तरंगे उठती हैं, और उन तरंगों का प्रभाव तटीय क्षेत्रों में कई बार हमको आपको देखने को मिलता है। तो ये सभी कारण आपको जो है, आप जो है कि इसके अलावा हम लोग काफी कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बाकी की चीजें, ये सभी कारण आपको जो है भूकंप आने के लिए या सुनामी आने के लिए या ज्वालामुखी उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एकदम सामान्य सी चीजों को जानिए। नेक्स्ट, ये हमारी संस्था के द्वारा ROARO की शानदार श्रृंखला लॉन्च की गई है। यदि आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं और जीवन में सुकून की नौकरी करना चाहते हैं तो जरूर से तैयारी शानदार तरीके से आप करिए। स्टडी 91 परिवार आप सबके लिए एकदम जबरदस्त तरीके से श्रृंखला उपलब्ध कराता है। ये आपको डेली वीडियो क्लासेस है, शानदार तरीके से आप प्रतिदिन लीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, PDF डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है, ठीक ना। तो आप सारी चीजें कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको मात्र 1999 रुपए में उपलब्ध है, तो इसका भरपूर तरीके से आनंद लीजिए और अपनी श्रृंखला में जो है कि मजबूती लाइए। देखिए, सुनामी एक जापानी शब्द होता है, ठीक ना। वैसे सुनामी जो है जापानी शब्द है, सुनामी का मतलब होता है भयंकर। सीधी सीधी लाइन में, किताब वाला लाइन तो जो तो होगा ही करता है, इसका मतलब होता है विशाल या भयंकर, ठीक ना। भयंकर किस रूप में रहेगा, तो समुद्र में उत्पन्न आपको जो है कि लहरें एक भयंकर रूप में उत्पन्न होंगी। और आपको सुने होंगे कि भारत में आप एक तमिलनाडु का जिला है जिसका नाम नागपट्टनम जिला है, ठीक ना। नागपट्टनम की स्थिति देखे होंगे ना, तो दहल जाएगा आत्मा, ठीक ना, आत्मा दहल जाएगा। और इसमें मैं शायद जिक्र भी किया हूंगा, है कि नहीं, शक्तिशाली सुनामी, मैं स्थान का नहीं किया हूं। सबसे ज्यादा भारत में 2004 की सुनामी में नागपट्टनम जिला है, आपको तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला पूरा सहा हो गया था। अंडमान निकोबार हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यही 2004 की सुनामी में जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते थे, इंदिरा पॉइंट अब नहीं है बेटा, समुद्र में विलीन हो गया है। इंडोनेशिया के कई द्वीप गायब हो गए, आधा श्रीलंका का कोलंबो से राजधानी चेंज करना पड़ा,
अब पता है कि नहीं, कोलंबो अब उनकी आर्थिक राजधानी रह गई है, प्रशासनिक राजधानी नहीं है, राजनीतिक राजधानी अब श्री जयवर्धने हो गया है। ठीक, तो ये सब कारण क्या था, 2004 की सुनामी, क्योंकि कोलंबो जो है ये एकदम समुद्र के तट पर है और स्वाहा कर दिया था 2004 की सुनामी ने। ठीक, तो ये सुनामी क्यों आता है, तो जो सुनामी आने के पीछे का कारण है कि जब आपको भूकंप जो है या ज्वालामुखी या भूकंप का उद्गार समुद्रों में हो, तो उस समय समुद्री तरंगे जो होती हैं या वेव्स जो होती हैं वो तटीय क्षेत्रों की ओर तेजी से भागती हैं और आपको तटीय क्षेत्रों में विशाल आपको जो है नुकसान करती हैं, मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। इसके बाद जब उसमें परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है तूफान आंधी सब उत्पन्न होगा। ठीक ना, तो ये इसके लिए आप जिम्मेदार माने जाएंगे और ये आपको व्यापार जनधन की हानि होती है। इसके अलावा 2011 ईस्वी में प्रशांत महासागर में आपको भयंकर सुनामी आई थी जिससे जापान को भी भारी नुकसान हुआ था। वैसे जापान पूरी तरह से तबाही वाला जगह ही है, आज भी आपको पता होना चाहिए। जापान में कोई भी मकान जो बनता है वो आपको मकान बिल्डिंग के रूप में नहीं बनता, सब लकड़ी का है। ठीक ना, कि आया राम गया राम की स्थिति, यहां की तरह मार ये पिंट पुचारा और ये सब करिए ना तो वहां टिक नहीं पाएंगे, वजनी हो जाएगा ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं वोल्केनो के विषय में। हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प निकलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइल आईएमपी कर लेना, परीक्षा में यही आपको पूछता है। ज्वालामुखी के जलवाष्प के अलावा CO2 आपको आता है, SO2 आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी आपको जो है गैस उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व यानी सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ के रूप में भी हम ज्वालामुखी वोल्केनो को जानते हैं। आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण एवं रासायनिक खनिज संगठनों के आधार पर इसको कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे आप बैकोलिथ, फैकोलिथ, आपको जो है आपको सील, डाइट, ये सभी आपको जो है ज्वालामुखी के प्रकार हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। ये ज्वालामुखी है, ये आपको नली, यही क्या है, ये वोल्केनो आपको जो है कि नली के रूप में इसे ज्वालामुखी नल के रूप में जानते हैं। यही आपको जो है ये ज्वालामुखी उद्गार का केंद्र है जिसे आपको जो है कि क्रेटर कहते हैं। ये जब इसका मुख बड़ा हो जाता है तो इसे ही क्रेटर के रूप में आप लोग जानते हैं हम लोग। ठीक ना, क्रेटर, ये क्रेटर कहते हैं। और जब इसी क्रेटर में आप देख रहे होंगे दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ है और इसका जानते हैं कितना है, 10 किलोमीटर में इसका क्रेटर मुख है। और बाद में धीरे धीरे जब वर्षा वर्षा होगा, धीरे धीरे इसके अंदर की चीजें शांत हो जाएगी तो यही होगा दुनिया का सबसे बड़ा आपको जो है ज्वालामुखी से निर्मित झील। ठीक ना, पानी भर जाएगा, झील हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें आप याद रखो। ये आपको देखिए जब यहां से आपको जो है कि यही तरल मैग्मा के रूप में निकला और यहां रोक लिया गया तो यहां पे इसकी डिजाइन इस तरह से बनी तो फैकोलिथ हो गया, इस तरीके की डिजाइन बनी तो आपको जो है लैकोलिथ हो गया। आपको जब ये सील के रूप में यानी टोटल चट्टान के रूप में इस तरह से बनी तो ये सील हो गया। आपको ये इस तरीके से डिजाइन बनी, सीधे सीधे खड़ा हो गया तो ये डाइक हो गया। तो ये सभी आपको ज्वालामुखी के प्रकार हैं। ये ज्वालामुखी कब, जब आंतरिक भाग में ही चट्टाने आपको ज्वालामुखी बाहर नहीं निकल पाती हैं, पृथ्वी के धरातल में ही आपको जब ये मैग्मा शांत हो जाता है, मैग्मा तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो यही डाइक का रूप लैकोलिथ, सील, फैकोलिथ आपको जो है इन सबके रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, ये देखिए ये पूरा नीचे का भाग जब नीचे ही शांत हो जाए तो बैकोलिथ है। ठीक, तो ये चीजें आप डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए यूपी पुलिस का शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मात्र 1499 रुपए में ये कोर्स आपको उपलब्ध है। ठीक, महाबचत के साथ नई जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, अब ज्वालामुखी को सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार की ज्वालामुखी आपको मिलेगा। एक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जहां हमेशा से उद्गार होता रहे, यानी जहां बुलबुला हमेशा निकलता रहे, कुछ न कुछ निकलता रहे। इसी कारण आप स्ट्रोम्बोली कहीं होगा लिखा है, कहीं स्ट्रोम्बोली को नहीं लिखा है। लिपारी ये देखो स्ट्रोम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में कहते हैं। ठीक ना, स्ट्रोम्बोली क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप जो है भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी में जाएंगे तो आपको जो है कि ये नाविकों के लिए काफी सुविधाजनक उपलब्ध कराता है। ठीक ना, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में
इस क्षेत्र में जाने से पहले जो है कि नाविकों को यह पता चल जाता है कि हम इटली यूरोप में प्रवेश कर चुके हैं, और इसीलिए आपको जो है इसमें हमेशा रंग बिरंगा उद्गार होता है, रंग बिरंग तरह के तरंगे निकलती हैं, ठीक ना। और इसी के कारण आपको स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के रूप में जानते हैं, ठीक। तो ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिसमें हमेशा उद्गार बना रहे। ये कौन कौन से हैं, तो लिपारी द्वीप समूह में स्थित आपको स्ट्रोम्बोली है, माउंट एटना है, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी है, आपको भारत के अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, ठीक ना, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। और फिर माउंट इरेबस अंटार्कटिका में, मौना लोआ हवाई द्वीप यूएसए में है, ठीक ना, ये यूएसए में दुनिया का सबसे बड़ा आपको मुख वाला क्रेटर वाला ज्वालामुखी माना जाता है मौना लोआ। और मियोन फिलीपींस में है। ये सभी आपको सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। दूसरा, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें उद्गार की संभावना बनी रहती है, यानी अभी हुआ है, 2-4 दिन ठंडा रहेंगे, फिर जाग जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे ही इसमें ठंडा होना जागना, ठंडा होना जागना, एक लंबे समय के बाद जिसमें जागृति आ जाए उसे हम आपको जो है प्रसुप्त अवस्था वाला कहते हैं। इसमें लंबे समय से सक्रियता नहीं देखी जाती, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, उसे हम सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा। फ्यूजियामा अम्लीय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में हमेशा आईएएस में पूछा है, यूपीएससी के एग्जाम में, कि जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का आपको जो है कि ज्वालामुखी है, तो अम्लीय प्रकार का ज्वालामुखी है। वहीं इटली का वेसुवियस, अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी जो है, आजकल नारकोंडम ज्वालामुखी में उद्गार आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आइए नितिन सर के इंडिविजुअल बैच के साथ शानदार तरीके से जुड़िए। 999 रुपए में मात्र हमारी संस्था आपको उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको शांत ज्वालामुखी के रूप में हम देखेंगे, या मृत ज्वालामुखी। इसे उस ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें हजारों हजार साल से कोनो तरह की कोनो एकदम सुसुप्त हो गया है, ठीक ना, कि अब चला गया है, इसका कोई काम वाम नहीं है, ठीक। तो ऐसे जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हजारों वर्षों से या लंबे अरसे से किसी तरह का कोई उद्भेदन, यानी किसी तरह की कोई जागृति नहीं हुई है या उद्गार नहीं हुआ है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो शांत ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, अर्जेंटीना का एकांकागुआ, आपको इक्वाडोर का चिम्बराजो, आपको पाकिस्तान का कोह सुल्तान, ये सभी आपको जो है कि ज्वालामुखी जो है शांत ज्वालामुखी प्रकार के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो शानदार तरीके से आप सबने श्रृंखला के साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से आप सबको शुक्रिया, ठीक ना। ये हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आपको पीडीएफ है, ई बुक्स के रूप में उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये वही पीडीएफ है जो नितिन सर है ना, इसको लाइन बाय लाइन यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, ठीक। तो वही वाला आपको ये किताब आप चाहते हैं कि हमको किताब नितिन सर वाला पढ़ना है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ के रूप में आपके पास उपलब्ध रहेगी। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं एक शानदार श्रृंखला के साथ अगली नेक्स्ट कड़ी में। तो आज चर्चा परिचर्चा हुई, क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका दिन और रात, दिन दुगना रात चौगुना आप तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।